यस हाँ, तो अगर इनफाइनाइट वायर है और रिंग है तो जीरो आ रही थी फोर्स। जीरो आएगी। अब मान लो मेरे पास सेमी इनफाइनाइट वायर है और ऐसे किसी एक पॉइंट पर तुमसे फील्ड पूछा है ना, फील्ड पूछा है, नहीं अच्छा यहाँ पर सर रिंग था, फोर्स। रिंग था, यहाँ एक रिंग है। हाँ अब ठीक। सो यहाँ पर एक रिंग हुई और आपसे यहाँ पर फील्ड पूछा है, तो यहाँ पर जो फील्ड का डायरेक्शन होगा ना वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा ऐसे। बहुत आराम से आप हिसाब लगाओ अगर तो एक ऐसा आर्क बना लो, है ना, एक तो इससे कनेक्ट कर दो और एक इनफाइनाइट पे जा रहा होगा, इनफाइनाइट पे टच होने के लिए ऐसे ही आर्क जाएगी, तो पूरा एंगल 90 हो जाएगा। तो इसकी वजह से सेमी इनफाइनाइट वायर का जो फील्ड होगा वो इस आर्क लेंथ के बराबर होगा, क्वार्टर ऑफ द सर्कल के। अगर आप इसी एंड पॉइंट पे ढूंढ रहे हो तो फील्ड, नेट फील्ड जो होगी वो एंगुलर बाइसेक्टर के अलाउंग होगी। एंगुलर बाइसेक्टर जब आप बनाओगे तो वो यहां से 45 और इधर से ही 45 होगा, करेक्ट। तो नेट फील्ड मान लीजिए ई है, वो दोनों तरफ से 45 होगा। अब इधर वाला कंपोनेंट निकालना आसान है, वो मुझे फॉर्मूला याद रहता है जनरली। ये वाले कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है वैसे 2 k लैम्डा बाय आर और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 करके होता है ना। तो एक तरफ तो एंगल 0 एक तरफ 90 है, तो आ जाएगा k लैम्डा बाय आर। अब नेट फील्ड जो है वो 45 पर है, उसका एक कंपोनेंट k लैम्डा बाय 2 आर है, k लैम्डा बाय आर है, तो नेट फील्ड का वैल्यू पता लग गया। नेट फील्ड कितना होगा, ई नेट विल बी √2 k लैम्डा बाय आर। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हमें पहले एक चीज ये पता लगी कि एकदम 45 डिग्री पर आएगा, दूसरा ये पता लगा कि भाई ये 45 पे आएगा, और इसका मैग्नीट्यूड पता लग गया एक कंपोनेंट का, तो ये नेट फील्ड पता लग गई। अब नेट फील्ड पता है तो ये वाला कंपोनेंट भी पता है, ये वाला कंपोनेंट भी इतना ही रहा होगा। सो दिस इज द नेट फील्ड और इसके दोनों कंपोनेंट k लैम्डा बाय आर आएंगे। आप इसको अलग से निकाल सकते थे कॉस लगा के, बट मैंने जनरली ये देखा है कि यार कॉस वाला फॉर्मूला से ज्यादा याद रहता है। इधर वाला कॉस वाला फॉर्मूला होता था k लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो उसमें भी एक तरफ 0 एंगल है और एक तरफ 90 है, सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, नाउ मेन क्वेश्चन पे आते हैं। अगर नेट फील्ड इस डायरेक्शन में है तो यहां पर जो भी चार्ज होगा रिंग के ऊपर उस पर भी फोर्स इधर ही लगेगी, और ऐसे ही सारे पार्टिकल्स पे लगेगी फोर्स। तो ये जो नेट फोर्स है ये कौन ट्रेस करेगा, और अगर ये कौन ट्रेस कर रहा है तो दीज कंपोनेंट्स विल कैंसल आउट, ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे इधर वाले, और ये वाले सारे ऐड हो जाएंगे। तो बस मुझे क्या करना होगा, ये k लैम्डा बाय आर इसमें फील्ड है इस डायरेक्शन में, हर जगह सेम होगी हर पॉइंट पर क्योंकि r डिस्टेंस है, इनटू चार्ज। चार्ज ऑफ द रिंग, ये आ जाएगा फोर्स। बोलो, चलो ये वाला क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट वाले में था कि हमारे पास एक तो थी फिक्स्ड रिंग, फिक्स्ड रिंग के सेंटर पर देयर इज अ चार्ज जिसका मास और चार्ज दोनों गिवन था, इसका रेडियस भी गिवन है। अब हमने इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंड फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट व्हाट विल हैपन, द चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। अच्छा ये नेगेटिव चार्ज था, so it will experience a force which is equal to k capital Q small q divided by r square plus very small displacement जो भी आपने किया था x मान लो, उसकी पावर हो जाएगी 3/2 और यहाँ पर आ जाएगा x। सो एक्सेलरेशन भी यही आ जाएगा, माइनस अपने आप लग जाएगा क्योंकि ये रिस्टोरिंग है,
माइनस अपने आप है बिकॉज एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा। बताओ बच्चों इसके बाद क्या करें? सर ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स का कोफिशिएंट ओमेगा, टाइम पीरियड निकालना। हाँ बट उससे पहले हमें ये झेलना है ना, ये पहले प्रूव करना होगा एसएचएम होगा। सो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए इट विल बी एसएचएम बिकॉज फॉर स्मॉल ऑसिलेशन व्हेन एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर, एक्स ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली एक्सेलरेशन इसके बराबर हो जाएगा एंड क्लियरली दिस इज एन एसएचएम। तो ये ओमेगा स्क्वायर है, फॉर्मूले में डाल दो 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर है। कंपेयर विद a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वही जो मेथड होता था स्टैंडर्ड उससे कर लेंगे इसको। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट दिया था इसका, when ring as well as the particle both are moving, both can move. So एक तो प्रॉब्लम इसमें मतलब ये है, हम यहां पर ये मान के चलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी विल नेग्लेक्ट एनी कंसेप्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। हम अभी भी इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट मानेंगे, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू। यहां पर आपका जो है ये चार्ज, अच्छा जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था, याद हो तो, इनफाइनाइट वायर है और उसके अराउंड मान लीजिए एक चार्ज घूम रहा है गोल गोल, ये प्लस लैम्डा चार्ज था इस पे और ये माइनस क्यू, तो चार्ज घूम रहा था गोल गोल। ये था क्वेश्चन, याद है? इसके अराउंड चार्ज घूम रहा था। जी सर। हाँ, तो उसमें वेलोसिटी निकाली थी और वो वेलोसिटी इस डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट आ गई थी। हाँ सर। अब होता क्या है ना बेटा, ये वाले क्वेश्चन में भी एक assumption है। assumption ये है that we are neglecting any forces due to the accelerating charges, क्योंकि एक्सेलरेट होता है जब चार्ज तो इट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा तो एनर्जी लूज करेगा और वो स्लोली इट विल स्पाइरल टुवर्ड्स द वायर। तो वो वाली चीज हम नेग्लेक्ट कर रहे थे उसमें, तो क्वेश्चन में लिखा होता है जनरली कि नेग्लेक्ट एनी एनर्जी लॉस ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज। तो एक्चुअल में अगर आपने कोई ऐसा सिस्टम बनाया, इट वोंट बी स्टेबल इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। ठीक है, अच्छा अब सिंस आप केमिस्ट्री पढ़ चुके हो तो बोर मॉडल में बड़ा यूज किया होता है हमने कि इन जनरल तो स्टेबल नहीं रहता, तो फिर वो ऑर्बिट्स में क्यों स्टेबल हो जाता है, वो सब तो बोर ने पॉस्टुलेट्स देती है अपनी। बट उससे पहले अगर ऐसे सिस्टम्स हैं, इसमें कोई फंडा नहीं है, इसमें ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, तो यहाँ पर कोई वो बोर ऑर्बिट्स वगैरह का फंडा नहीं लगेगा। अगर आपने चार्ज को इस ऑर्बिट में लाने की कोशिश करी तो ठीक है, v वेलोसिटी जाएगा, बट सिंस इट इज एक्सेलरेटिंग इट विल लूज एनर्जी एंड इट विल स्पाइरल टुवर्ड्स द वायर। सेम यहाँ पर, अच्छा तो ऐसे क्वेश्चंस में आप देखोगे कि नेग्लेक्ट लिख देते हैं कि नेग्लेक्ट एनर्जी लॉस ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज। तो यहां पर भी हम यही मान के चलेंगे, वी मस्ट नेग्लेक्ट एनी लॉस ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज, एनी लॉस इन एनर्जी इज नेग्लेक्टेड। उसके अच्छा इसमें भी था, ठीक है, इसमें भी चार्ज एक्सेलरेट करेगा, इट विल एमिट सम एनर्जी, और इसका जो ऑसिलेशन होगा वो फ्री ऑसिलेशन नहीं रह पाएगा एकदम, इट विल बी अ काइंड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्पिंग आ जाएगी इसमें। ओके, तो अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं वी आर नेग्लेक्टिंग एनी लॉस ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज। तो दिमाग में कहीं ये जरूर फंसा के रखना कि एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज की वजह से लॉस होती है एनर्जी। कितनी लॉस होती है, कैसे लॉस होती है, ये सब थोड़ा बहुत अगर पढ़ना है तो हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। ऑलराइट, अगर ये ट्रू है तो देखो, सपोज दोनों ही मूव कर रहे हैं, सो ये सेंटर से जो है एक्स डिस्टेंस दूर आ गया है, अभी मूव दोनों ही कर रहे हैं, मैंने सेपरेशन बोला इन दोनों के बीच में एक्स है, ठीक है, तो मे भी अपनी मेन पोजीशन पे दोनों एक ही जगह होंगे, सेंटर और ये चार्ज दोनों मूव किए और दोनों के बीच में सेपरेशन अभी एक्स हो गया।
और आपको उसके बाद इसका मास भी दिया हुआ था। सो नेट फोर्स तो यही लगेगा अभी भी, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, नेट फोर्स यही लगेगा इसके बीच में। एक्सेलरेशन अगर आपने ये काम किया तो मिलेगा चार्ज का, स्मॉल वाले का, और अगर आपने डिवाइड किया कैपिटल एम से तो मिलेगा रिंग का। और अगर आपने वो दोनों एक्सेलरेशन सिंस ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड कर दिए तो मिलेगा नेट रिलेटिव एक्सेलरेशन। या फिर डायरेक्टली रिलेटिव निकालने का जो मेथड है, जो भी नेट फोर्स हो डिवाइडेड बाय म्यू रिड्यूस्ड मास, तो ये डायरेक्ट तरीका भी है। यूज आइदर ऑफ इट, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय द मास ऑफ दिस चार्ज, आप सीधा इसको रिड्यूस मास से डिवाइड करो और फिर से रिजल्ट आ जाएगा सेम। अब ए रिलेटिव आपको दिख गया, यहाँ पर म्यू आ जाएगा, मास ओमेगा निकाल लेना, वहां से टाइम पीरियड। तो क्या डिफरेंस आएगा इसमें और इसमें आंसर में? इसमें तो मास ऑफ द चार्ज रहेगा, फिक्स रहेगा जब, और जब दोनों मूवेबल हैं तो रिड्यूस मास रहेगा। सर ये रिड्यूस कैसा है? दो पार्टिकल दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, एफ एक्शन रिएक्शन पेयर है, मतलब ये समहाउ, तो स्प्रिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका एक्सेलरेशन होगा f by m1 इस डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन होगा f by m2 इस डायरेक्शन में। रिलेटिव कितना होगा? ये होगा रिलेटिव। इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, f m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 ही आ रही है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। इसकी वैल्यू निकाल के देख लो ना कितनी आ रही है। जी सर, जी सर। क्यों आ जाएगा, है ना, f अपॉन m1 m2 इंटू m1 प्लस m2। जी। अच्छा, पहली बार हमने रिड्यूस मास यहीं से पढ़ा था, अगर याद हो तो। वैल्यू ऑफ रिड्यूस मास या कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस मास यहीं से निकाला था हमने। v is equal to xyz दिया हुआ, मान लो xyz आर दी कोऑर्डिनेट्स, xyz मीटर में है, v वोल्ट में है। Can you tell me the electric field corresponding to this? सर वो xyz जो दिया है वो मतलब अलग अलग कोऑर्डिनेट दिया है। मतलब क्या सर तो मतलब वो xyz अलग अलग कोऑर्डिनेट है। हाँ, xyz कोऑर्डिनेट्स है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो सर 1,1,1 ले लिया। एक मिनट 1,1,1 ले लिया मैंने, अच्छा, तो v का वैल्यू 1 आ जाएगा वहां पे, ओरिजिन पे 0 होगा, एंड सो ऑन। सर पार्शियल डेरिवेटिव हाँ सर माइनस yz i कैप माइनस xz j कैप माइनस xy k कैप। करेक्ट, ठीक है, वही है पार्शियल डेरिवेटिव वाला तरीका जो था, वही लगा के और उसको आराम से कर लेंगे सॉल्व। ओके, अब मुझे बताओ नेक्स्ट, इसमें अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ गई तो थोड़ा सा एक बार कंडक्टर हम पढ़ेंगे अलग से, बट ये समझ में आता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आपके पास कोई कंडक्टर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 रहती है हर जगह, whatever be the shape, whatever be the charge given on this, it doesn't matter, कंडक्टर है और साथ में इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब चार्ज सब रुक गया है, तो ये वाली कहानी रहेगी। अब यहां से आपको ये समझना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर 0 है तो अंदर पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, और यहीं से आपको फंडा पता लगेगा कि अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर ऑल इक्वली पोटेंशियल। ऑल द पॉइंट्स इन दिस रीजन which contains this conductor will have same potential because E is 0.
अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसका पोटेंशियल जीरो होगा, जीरो पोटेंशियल एक डिफरेंट चीज होती है, वो बाद में देखेंगे, बट सेम होगा हर जगह। तो जस्ट लिख लो इसको इन कंडक्टर्स, ऐसे पॉइंट बना के लिख लो इसको, all the points in the conductor will have same potential. All the points in the conductor will have same potential. और देखो अभी अभी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नहीं जा रहे हैं, सरफेस पे थोड़ी देर में जाएंगे। और देखो लास्ट हमने एक क्वेश्चन किया था ये वाला, एक बड़ा स्फीयर एक छोटा स्फीयर, अगर मैंने दोनों कनेक्ट किया देन दे विल बिकम इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल वाले केसेस में व्हेन द पोटेंशियल्स आर इक्वल, देयर पोटेंशियल्स आर इक्वल, किस पर चार्ज ज्यादा होगा किस पर चार्ज कम होगा ये बताओ। मान लो इनका रेशियो रेडियस का r1 r2 है, तो कैन यू टेल मी द चार्जेस रेशियो? R1 R2, R1 is to R2. सेम रहेगा, हाँ है ना भाई। अगर पोटेंशियल इक्वल है दोनों का, ये मान के चलो कनेक्टेड है, अगर पोटेंशियल इक्वल है दोनों का तो r1 r2 का जो रेशियो है वही q1 q2 का रहेगा, सेम, ठीक है। सो q1 is to q2 ऐसे करके लिख देते हैं, q1 by q2 will be equal to r1 by r2। अच्छा उसके बाद मुझे बताओ, ये वही है कंडक्टर्स हैं और कनेक्टेड हैं, इसके ऊपर जो सिग्मा आएगा उनका रेशियो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी जो आएगी सरफेस पे। Q1 R2 by Q2 R1। क्यों नहीं चाहिए यार, R square by R1 है ना। Q का रेशियो पता है मुझे, Q हटा दो। So you will be telling me sigma 1 by sigma 2, बोलो। R2 is to R1. करेक्ट, R2 by R1 आने लगेगा, ये करके देख लो बेटा सब लोग। सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस एरिया, तो करोगे तो ये आ जाएगा। तो यहां से कोई अगर स्फेरिकल सरफेस है उसके लिए जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज 1 by r के प्रोपोर्शनल होती है। ये ध्यान रखना आपको, फॉर स्फेरिकल बॉडी द चार्ज डेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 by r if the bodies have equal potential, if the bodies have equal potential। इसका काम क्या है वो देखते हैं अभी। इसका काम ये है कि अगर मेरे को, ध्यान से देखना बेटा, एक इस टाइप की बॉडी दी है रैंडमली शेप्ड, तो यहां पर हर जगह सेम पोटेंशियल होगा, कंडक्टर है और मैंने इसको कोई चार्ज दिया, तो क्या वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस पे? बोलो। नहीं सर। विल द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बी यूनिफॉर्म? नहीं। बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। वो तभी होगा जब एकदम स्फेरिकल शेप हो, इसका सिमेट्रिकल स्फेरिकल शेप हो और आसपास चार्ज और अलग से कुछ और ना रखा हो, सो नहीं होगा। लेकिन आप थोड़ा सा ये सोच सकते हो, ड्यू टू दिस रिलेशन यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ इट लाइक कि जहां पर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है वहां पर सिग्मा कम होगा, और जहां पर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, जैसे यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, वहां का सिग्मा ज्यादा होगा। तो यहां पर धीरे धीरे कर्व हो रहा था तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है,
तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो होगी दैट विल बी स्मॉल, और यहाँ पर शार्प करवाया है, शार्प चेंज हो गया एकदम से, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है तो सिग्मा विल बी हायर. So charge density will be higher near sharp, और sharp भी लिख देते हैं, sharp corners. कॉर्नर जैसी चीज आ गई तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, कॉर्नर के लिए तो बहुत ज्यादा रह जाएगा. तो चार्ज डेंसिटी वहां पर ज्यादा होती है, वहां पर चार्ज जो है ज्यादा आपका एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगा. और अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको मालूम था, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी कंडक्टर के बाहर, फॉर्मूला बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का. सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 12. सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. नो, नॉट 2 नहीं बोल रहे हैं. यहाँ पर मान लीजिए चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो यहाँ पर भी सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट फील्ड होगी. तो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट फील्ड होगी. कहां पर ज्यादा होगी, electric field is more around sharp corners. अब इसीलिए क्या होता है, जहां पर भी शार्प कॉर्नर्स होते हैं वहां से आपका आर्क बनने का टेंडेंसी ज्यादा होता है. अब ये समझना आर्क बनने का टेंडेंसी क्या है. जहां पर भी शार्प कॉर्नर्स होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी. बहुत अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे स्टार्ट टू ब्रेक अपार्ट. जैसे आपके पास वाटर वेपर्स होंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर कुछ भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, दे स्टार्ट टू ब्रेक अपार्ट. जैसे हाइड्रोजन H2O है, कुछ इस टाइप का है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है ना, छोटा छोटा पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है थोड़ा सा. तो इसकी वजह से अगर मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो पॉजिटिव चार्ज पे तो नहीं लगेगा फील्ड और नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट. सो इट विल स्टार्ट टू स्ट्रेच. जब ये स्ट्रेच करना शुरू कर देगा उसी को हम बोलेंगे कि पोलराइजेशन बढ़ते जा रहा है. इसका पोलराइजेशन बढ़ते जा रहा है, पोलराइजेशन बढ़ते जा रहा है, नहीं दूर दूर होते जा रहे हैं चार्ज. एक टाइम ऐसा आएगा दे विल ब्रेक अपार्ट. जैसे ही वो ब्रेक हो जाएंगे तो तुरंत से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करने लग जाएगा और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में. और इतना तो आप जानते हो कि जब चार्ज फ्लो करता है उसको करंट बोलते हैं. और हमारा जो आर्क होता है, आर्क जो हमें दिखाई देता है, इलेक्ट्रिक आर्क, इट इज अ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द एयर. तो अगर बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो आपको आर्क्स दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी ड्यू टू दिस ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. टेक्निकली दिस इज नोन एज डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. डाइपोल से आया ये, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को बोलते हैं, वर्ड डाइपोल से आया है. डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हालांकि हम अच्छे से सीखेंगे, कैपेसिटेंस में भी देखेंगे उसको अच्छे से. बट थोड़ा सा आपको अभी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई एक कंडक्टर है, आप उसको चार्ज करते जा रहे हो, जहां पर शार्प कॉर्नर्स हैं वहां पर सबसे पहले आपको आर्क्स बनते हुए नजर आने शुरू हो जाएंगे. बिकॉज वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसके अराउंड जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल स्टार्ट टू आयनाइज होना शुरू हो जाएगा. इसको आयनाइजेशन भी बोलते हैं. तो आयनाइज होने शुरू हो जाएंगे तो वहीं पर आपको आर्क्स बनते हुए नजर आएंगे. तो जहां पर भी शार्प कॉर्नर्स रहते हैं, इसलिए बोलते हैं लाइटनिंग के टाइम पर शार्प कॉर्नर्स अगर वाली कोई चीज है तो उससे दूर रहना चाहिए. जहां पर भी शार्प कॉर्नर होंगे वहां पर आपका जो चार्ज डेंसिटी है वो हमेशा ज्यादा रहेगा. इट हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द लाइटनिंग. क्या ये बात क्लियर है सबको? सर बोलो. सर अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो फिर तो कुछ मतलब तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा देगा ना सर. हाँ, फिर तो रिपेल करेगा. अरे तो वो शार्प कॉर्नर होने से तो कोई प्रॉब्लम.
हाँ? नहीं मतलब लाइटनिंग तो नेगेटिवली चार्ज होगा ना सर? लाइटनिंग नेगेटिवली चार्ज होगा? नहीं बेटा, दोनों ही चार्ज होंगे उसके अंदर, दोनों ही चार्ज फ्लो कर रहे होंगे, पॉजिटिव वाला करंट की डायरेक्शन में, नेगेटिव वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक। तो ये चीज है आपकी। और फिर इसी से कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें रिलेटेड होती हैं, वो मैं चाहता हूं आप खुद से पढ़ें। एक वेन डिग्राफ जनरेटर होता है, इसको पढ़ लेना खुद से किताब से किसी भी। और ऐसी एक चीज होती है कोरोना, ये वाला वायरस नहीं, कोरोना डिस्चार्ज होता है। कोरोना डिस्चार्ज, ये वाली, ये दोनों आप जो कंसेप्ट्स पढ़ना है, ये पूरे थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं। व्हाट आर दीज, ये पढ़ के आना, कोई डाउट आएगा तो मैं समझा दूंगा। वेन डिग्राफ जनरेटर एंड कोरोना डिस्चार्ज, ये दोनों पढ़ना है आपको। सर बोलो। सर ये वैन डी ग्राफ जनरेटर तो आपने बताया था ना कि सारा चार्ज बाहर चला जाएगा, वो है क्या? वैसा ही कुछ है, पढ़ लेना इसको एक बार। मैकेनिकली लेके जाते हैं हम चार्जेस में बस, बेल्ट के थ्रू, तो पढ़ना इसको एक बार। ओके, तो ये सब काम हुआ हमारा खत्म। अब हम अपने मेन टारगेट पे आते हैं। बट आई थिंक एक चीज और डिस्कस कर लेनी चाहिए उससे पहले। अच्छा ये बताओ, मैंने तुम्हें बताया था इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है, सेल्फ एनर्जी क्या होती है। तो अगर दो चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आ रहे हैं, इनकी एनर्जी कितनी लिखी थी हमने, Q1 Q2 बाय R। ये इसकी इंटरेक्शन एनर्जी है, सेल्फ एनर्जी है? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन। ओके ठीक है, इन जनरल तो इसको इंटरेक्शन ही बोलते हैं, लेकिन ये जो वर्ड्स है ना, सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी, ये डिपेंड करता है सिस्टम क्या लिया है, व्हाट इज द सिस्टम। सो अगर आपने इन दोनों को अलग अलग चार्जेस माना है, ये अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है, सो दैट विल बी द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन दीज टू सिस्टम्स और चार्जेस। बट अगर ये पूरा एक ही है, एक ही सिस्टम के अंदर है, तो यही जो एनर्जी होगी दैट विल बिकम इट्स सेल्फ एनर्जी। बट जो नॉर्मल ट्रेंड है बातें करने का, उसमें यही रहता है कि आप अगर 2 पॉइंट चार्ज दिख रहे हैं आपको, तो अलग अलग ही ट्रीट करो इनको और इंटरेक्शन एनर्जी बोल दो। Anyhow, now we know that we have a term called self energy. इसको हमें समझना है। Self energy is the amount of energy required to make any charged system. Amount of energy required to build या फिर to make any system. अब वो चार्ज ही होगा, कभी कुछ मिलेगा हमें ऊपर से खाते, बट एनी सिस्टम। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड एनी सिस्टम फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन। तो सिस्टम की जितने पार्टिकल्स है सब इनफाइनाइट सेपरेशन पे। तो सबसे पहले तो इसमें आएगा पॉइंट चार्जेस के लिए। पॉइंट चार्जेस के लिए इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होती है? एक्चुअल में पॉइंट चार्जेस के लिए इंटरेक्शन एनर्जी सेल्फ एनर्जी डिफाइन नहीं होती है। यू कैन नॉट डिफाइन सेल्फ एनर्जी फॉर पॉइंट चार्जेस, बिकॉज आपने किसी ने भी इसको नहीं बनाया है, ये ऑलरेडी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। हाँ, अगर आप और ज्यादा पार्टिकल फिजिक्स वगैरह में जाओगे तो ठीक है, कुछ एनर्जीज आएंगी उनके बनाने की, बट दे वोंट बी इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के अंदर घुसते हो तो जो फोर्सेस लगी होती हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती है, वो फिर न्यूक्लियर फोर्सेस हो जाती हैं। सो इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी विल बी अनडिफाइंड। और अगर अनडिफाइंड है तो इट इज बेटर टू बी, हम इसको जीरो ही ले लेते हैं। अगर हम कुछ करना चाहते हैं सो हम इसको जीरो ही लेके चल लेते हैं, ये मानते हैं कि हमने बनाया नहीं, हमें कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी, इसको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी इसको क्रिएट करने।
सो पॉइंट चार्जेस की सेल्फ एनर्जी इज टेकन टू बी 0। कैलकुलेशन करते वक्त आप 0 लो। सेकंड, अगर आपके पास एक सिस्टम है जो कि सर स्फेरिकल एक शेल बार है, पॉइंट चार्जेस बोल सकते हैं, मेरा नेट कट गया था। हाँ, पॉइंट चार्जेस की सेल्फ एनर्जी 0 लेंगे बेटा, क्योंकि हम कुछ डेफिनेशन नहीं दे पाएंगे ना इसकी, इसको कैसे बनाया, कहां से लेके आए। ये खुद ही एक पॉइंट है छोटा सा, हम्म, तो इसकी सेल्फ एनर्जी 0। नेक्स्ट है स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का इंटरेक्शन एनर्जी कैसे लिखा जाता है देखो, इसका रेडियस तो आर है, चार्ज जो भी आएगा वो यहीं पे ही आएगा सारा का सारा, ना तो आर से कम पे आएगा ना आर से ज्यादा आ पाएगा, सारा चार्ज यहीं पर आएगा। मान लो इस पर चार्ज क्यू है, तो इसकी सेल्फ एनर्जी देखो कैसे लिखी जाती है, समझने की कोशिश करना। तो आप क्या काम कर रहे हो, इंफिनिटी पे चार्ज रखा हुआ था ये क्यू चार्ज, धीरे धीरे करके इसके ऊपर इकट्ठा करते जाते हो, ठीक है। तो इनिशियली ये 0 चार्ज पे होगा, और फाइनली जब आप लेके आ रहे हो सारा का सारा चार्ज क्यू चार्ज इस पर रख दिया। तो इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लगेगी ये देखना मुझे, तो बेटा ध्यान से समझना। मान लीजिए ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपने अभी स्मॉल क्यू चार्ज इसके ऊपर इकट्ठा कर दिया है ना, बीच में आप कहीं पर स्मॉल क्यू चार्ज आ गया इसमें। स्मॉल क्यू चार्ज आने के बाद आपने छोटा सा एक डी क्यू चार्ज लिया और उठा के रख दिया यहां पर फ्रॉम इंफिनिटी। तो मैं ये निकालूंगा व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन फॉर दिस डी क्यू चार्ज। इंफिनिटी से यहां पर लाने में डी क्यू को कितना वर्क डन करना पड़ेगा डी क्यू के ऊपर। तो बहुत आसान है वर्क डन निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है। डी क्यू चार्ज इंफिनिटी पे था पहले, तो 0 पोटेंशियल पे था, और आपने 0 पोटेंशियल से उठा के कहां रख दिया इसको, स्फीयर के पोटेंशियल पे रख दिया। स्फीयर का करंट पोटेंशियल कितना है, उस पर चार्ज क्यू आ चुका है, तो के क्यू बाय आर है। दिस इज द पोटेंशियल फाइनल, इस डी क्यू के लिए बात कर रहे हैं। डी क्यू का फाइनल पोटेंशियल इतना होने वाला है, और इनिशियल कहां से आया था, 0 से आया था, इंफिनिटी से। सो वर्क डन कैसे निकालोगे आप, वर्क डन विल बी U फाइनल माइनस U इनिशियल। ध्यान दो ये वोल्टेज है और ये एनर्जी है, सो वोल्टेज और एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, V फाइनल इंटू डी क्यू माइनस V इनिशियल इंटू डी क्यू। दिस विल द फाइनल एनर्जी एंड दिस वाज द इनिशियल एनर्जी ऑफ डी क्यू। तो जितना आपने इसकी एनर्जी में चेंज किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में चेंज किया है, उतना ही आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ये फंडा बताइए क्लियर है क्या? ये समझ में आता सबको वर्क डन कितना होगा? जनरलाइज वर्क डन का फंडा यही तो था ना, डेल्टा यू। और डेल्टा यू को अगर एक चार्ज के लिए बात कर रहे हैं तो क्यू इंटू डेल्टा वी हो सकता है। सर माइनस डेल्टा यू। हाँ माइनस, सॉरी, तो मतलब वो नहीं, वो डिपेंड करता है, एक्सटर्नल है तो यही होगा, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से वर्क डन कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से वर्क डन आपको इतना करना पड़ेगा। चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज इज इक्वल टू वर्क डन। हाँ, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज। इनटू मतलब वो तो बेसिकली यूनिट चार्ज का था, बस इनटू कर दिए कितना चार्ज ला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाय डेफिनेशन ही है ना इसकी, पोटेंशियल की डेफिनेशन है यूनिट चार्ज के लिए। तो बच्चे हो गया, बस हो गया, आगे तो मैथ्स है, मैथ्स लगा दो। ये तो 0 ही है ये वाला पार्ट, तो ये पूरा इधर तो 0 है, तो सिर्फ ये वाला लिखना है फाइनल वाला। तो दिस विल बी के क्यू बाय आर इनटू डी क्यू, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्यू है यहाँ पर, आर कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, हमारा वर्क डन यही आ रहा है, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, वेरिएबल है मतलब, तो वेरिएबल नहीं है। सो क्यू का वैल्यू इनिशियली 0 था, कैपिटल P हो गया।
This will be the total work done, and this is how you define its self energy. So self energy will be equal to kq square by 2r. स्फेरिकल शेल का सेल्फ एनर्जी है। सर पिछला पेज एक सेकंड पहले दिखाएंगे। हो गया सर, थैंक यू। उसके बाद आएगा सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का सेल्फ एनर्जी कैसे निकालोगे? अभी सारा का सारा जो चार्ज है वो फिर वो कैपिटल क्यू स्क्वायर है ना सेल्फ एनर्जी। हाँ कैपिटल ही आएगा ना। हाँ लिमिट्स लगा तो के कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय 2r। ठीक सही है। जो भी टोटल चार्ज है वही लें। तो ये रेडियस r और अब चार्ज जो है सारे में डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में। इसको क्रिएट करने में कितना एनर्जी लगा अब मुझे ये निकालना है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिकॉज डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग आंसर आएगा। सो चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि रो कांस्टेंट है। इसको कैसे सॉल्व करें? देखो इसको कैसे करते हैं, देखो इसको कैसे सोचेंगे। यहां पर सारा का सारा चार्ज आपका आर पे आया था, तो हमारा ये जो पोटेंशियल था ना ये सिर्फ क्यू पे डिपेंड कर गया था। यहां ऐसा नहीं होगा। यहां पहले आपने थोड़ा सा चार्ज लाके सेंटर पे रखा होगा, फिर थोड़ा सा चार्ज कहीं और रखा होगा, ऐसे करते करते पूरे वॉल्यूम को फिलअप करते जा रहे। अब पहले आपने कौन सा चार्ज रखा और बाद में कौन सा चार्ज रखा, इट वोंट मैटर इन द कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेल्फ एनर्जी। तो अपनी मर्जी से इसको बना सकते हो। बेटा आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ जी सर। ओके तो आपने पहले यहाँ वाला चार्ज रखा लाके यहाँ रखा, पहले यहाँ रखा, वो टोटल एनर्जी पे टोटल सेल्फ एनर्जी को अफेक्ट नहीं करेगा। तो आप अपनी मर्जी से जो आपको आसान लगे उस तरीके से इसको क्रिएट करा लो। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप ऐसे स्फीयर को पूरा बढ़ाते जा रहे हो धीरे धीरे। पहले आपने चार्ज सेंटर पे रखा, फिर उसके अराउंड एक लेयर बनाई, फिर उसके अराउंड एक लेयर बनाई एंड सो ऑन, ऐसे करते जा रहे हो। सो अभी यहाँ पर स्मॉल आर रेडियस का ये स्फीयर आपने क्रिएट कर लिया ऑलरेडी, और इसमें अभी जो टोटल चार्ज है वो मान लीजिए क्यू आ चुका है ना। वो क्यू का वैल्यू हम लिख देंगे आर के टर्म्स में। अब आपने क्या काम करा, इसके सरफेस पे डी क्यू चार्ज लेके आए इंफिनिटी से और चिपका दिया। तो ऑब्वियसली इसका जो रेडियस है वो डी आर बढ़ जाएगा, डी स्मॉल आर। आपने इवनली डिस्ट्रीब्यूट करा दिया सारे में डी क्यू। अगर आपने ये लिख दिया कि इसका वर्क डन कितना है, इस पर कितना वर्क डन हुआ, तो बस उसके बाद इंटीग्रेट करना है उस चीज को। सो आई विल फाइंड आउट कि इसको इंफिनिटी से यहां पर रखने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वही है, फिर सेम पढ़ना है। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इनिशियल पोटेंशियल 0 ही है, सिर्फ फाइनल की बात करते हैं। So tell me the final potential on the surface of this small sphere. ध्यान दो बाहर कोई चार्ज नहीं है अभी, ये याद रखना। अभी हम क्रिएट कर रहे हैं इसको, तो सिर्फ इस सरफेस से बताएंगे आप मेरे को कितना चार्ज है, कितना पोटेंशियल है।
सर dq into kq by r, स्मॉल r मतलब। के, हाँ ठीक है। अब क्यू तो एक अलग वो वेरिएबल हो गया ना, हाँ सर। के क्यू बाय आर इंटू डी क्यू, ठीक है, सरफेस पे है तो बढ़िया है, एकदम सही। सर इधर तो लेकिन r भी वेरिएबल है, q भी वेरिएबल है। हाँ तो हमें एक रिलेशन ढूंढना पड़ेगा क्यू और आर में। अच्छा, क्यू आर वो में रो से आ जाएगा। रोज आ जाएगा। तो क्यू इंटू रो इंटू वी भी लिख सकते हो आप, और डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डी भी लिख सकते हो, बिकॉज रो इज अ कांस्टेंट। दोनों चीजें ट्रू है, अब आपकी मर्जी है किसके टर्म्स में आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो। दोनों काम कर सकते हो, या तो आर का वैल्यू डी क्यू के टर्म्स में लिख लो, या फिर क्यू और डी क्यू दोनों का वैल्यू आर के टर्म्स में लिख लो। इट्स योर विश, दोनों से आंसर आएगा। करके बताओ भाई, आंसर चाहिए मुझे भी दो में। इसका यार तो आंसर मतलब आता था 3/5। सर मेरा आ रहा है 3/4 q square by epsilon naught। नहीं, आपका इसमें जब इंटीग्रेशन करोगे r टू द पावर 4 आ जाएगा बेटा, एक बार ये चेक करो, देखो r टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन रहेगा। dq इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है, 4 dv pi r सर square। रो के टर्म्स में पाई आंसर r रहेगा। स्क्वायर dr, और ये हाँ क्या सर, होगा 4 पाई 4/3 pi r cube। पाई r क्यूब। ओ सर वो भी वेरिएबल है। ऑब्वियसली q वेरिएबल है बेटा, जैसे पढ़ाओगे ना ऊपर वैसे तो q तो चेंज होता रहेगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो सर r, रो मुझे के लगा टर्म्स में वो आंसर r रहेगा। cube ले लिया था तो इसीलिए। ठीक है, तो ऐसे करके सर हाँ बोल दो। सर के क्यू स्क्वायर बाय 5r। बस इतना ही, ये वाला 3 कहाँ गया, ये वाला सर वो रो रो के साथ कट जाएगा ना, रो डाल देंगे जब रो का वैल्यू डाल देंगे। रो का वैल्यू डाल के क्या करोगे, मतलब रो का वैल्यू डालने की जरूरत पड़ेगी इसमें हमें। अच्छा हाँ, क्यू की, हाँ क्यू का टर्म से चाहिए ना, ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है। पर इसका वाला 3 तो कैंसिल, इसका नहीं होगा ना, इसका तो आएगा। ये q/4/3 पाई r क्यूब इंटू डीवी करूंगा तो क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर dr, और q में क्या होगा यही चीज q/4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ये तो कैंसिल होगा, सही बात है, लेकिन ये वाला 3 बचेगा ना। हाँ सर एक 3 रह जाएगा, वो 3 के क्यू स्क्वायर बाय 5r। This is the self energy of a uniformly charged solid sphere. अब मान लो मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक ये बॉडी है, ये एक दूसरी बॉडी है, सिस्टम का टोटल एनर्जी बताओ। जब भी कोई सिस्टम की टोटल एनर्जी पूछेगा तो आप दोनों की तो सेल्फ लोगे, एक तो इसकी भी सेल्फ लोगे, प्लस इन दोनों का इंटरैक्शन। That will become the total energy of the system. Just example,
यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, क्यू चार्ज है, रेडियस कैपिटल आर। यहां से 4r डिस्टेंस पर there is another point charge of magnitude q. Find total energy of the system. देखो वैसे देखोगे ना, अगर तुम इसी में रेडियस अगर मैंने 0 कर दिया तो ये पॉइंट चार्ज बन जाएगा, चाहे इसका कर दो रेडियस 0, वो भी पॉइंट चार्ज बन जाएगा। अब इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगा लो तो इंफिनिटी आ रहा है वैसे, अनडिफाइंड है। तो एक तरह से मान लो हम लेते नहीं है उसको, ये मान लो, 0 की बजाय भी ये मान लो, हमें नहीं पता तो हम लेते नहीं है उसको 0 मान लो, मतलब पहले से क्रिएटेड था वो, भगवान ने बना के दिया है हमें, तो उसकी एनर्जी नहीं ली जाती। तो कैलकुलेशन करते वक्त आप इसको 0 ले लोगे। और देखो, सपोज आई हैव अ शेल, चार्ज इज q, radius is small r, it is enclosed by another concentric shell, charge is 2q, radius is 4r. Find the total energy of the system. बोलो बोलो। सर KQ square by 2 KQ square by 2 smaller plus KQ square by 8 smaller. उनके बीच में इंटरेक्शन एनर्जी 0 होगा। क्यों? सर हम अज्यूम कर लेंगे कि Q और 2Q का चार्ज दोनों सेंटर में है, तो डिस्टेंस 0 हो गया, तो KQ1 Q2 by R नहीं, ऐसे निकाला ही नहीं जाता कोई भी एनर्जी। नहीं सर, इंटरेक्शन एनर्जी सर। हाँ, कोई भी एनर्जी ऐसे नहीं निकाली जाती है, हमेशा इंटरेक्शन कैसे निकाला जाता है? देखो, एक का पोटेंशियल दूसरा चार्ज, इसके जैसे निकाला था ना, एक का पोटेंशियल दूसरे का चार्ज, इंटरेक्शन एनर्जी आप हमेशा इस तरह से निकालना आगे से। और एक चीज और सुन लो ध्यान से, मैं बताता हूँ फिर से। ये जो शेल थ्योरम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप कब लगाओगे, ये वाली बात समझ लो, बहुत ही स्पेसिफिक चीजों के लिए लगाई जाती है। जब आपको इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड लिखनी है या यहाँ पर फील्ड लिखनी है, या फिर जब आपको इसकी वजह से बाहर पोटेंशियल या अंदर पोटेंशियल लिखना है। और किसी भी फंडा में आप इसको यूज नहीं करोगे, कोई और फंडा नहीं लगोगे इसमें, और बाकी कभी भी इसको यूज नहीं करना है शेल थ्योरम। ऐसा नहीं है कि ये वाला सिस्टम और सारा का सारा 2q चार्ज सेंटर पे रखा है वो सिस्टम, दे आर नॉट आइडेंटिकल। सेल्फ एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही नहीं, और इंटरेक्शन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है। सोच के देखो, सिर्फ 2q चार्ज यहाँ रखा है, सुनो, सिर्फ 2q चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो उसका सेल्फ एनर्जी डिफरेंट आएगा, और अगर मैंने 2q चार्ज सेंटर पे रख दिया तो डिफरेंट आएगा। एंड सेम गोज विद दिस थिंग ऑल्सो, कि 2q चार्ज मैंने यहाँ रखा तो इन दोनों का सेल्फ एनर्जी, और 2q चार्ज मैंने सेंटर पे रखा तो इन दोनों का सेल्फ एनर्जी, दे विल बी डिफरेंट। सो नेवर डू दैट। शेल थ्योरम वाले फंडे की सारा का सारा चार्ज सेंटर में मान लो, वो सिर्फ बहुत स्पेसिफिक चीजों के लिए ही ट्रू है। कोई डाउट है किसी को तो और पूछो। हाँ, ये दोनों शेल्स हैं। इंटरेक्शन वाला समझ शेल। गया। सर 2KQ square by R plus सुनो, पहले को एक साथ आंसर नहीं देना है, मतलब मेरे को अलग अलग टर्म्स बताओ क्या क्या आ रहे हैं।
इसका सेल्फ एनर्जी बोलो। के स्क्वायर बाय आर। इसका सेल्फ एनर्जी बोलो। सर के स्क्वायर बाय आर आ रहा है ना उसका, नहीं के स्क्वायर बाय सेल्फ 2 एनर्जी में हाँ ही उसका, फॉर्मूला में ही होता है 2 तो। हाँ उसके बाद उसका भी के स्क्वायर बाय आर, के स्क्वायर बाय 2 है। तो दोनों की सेल्फ एनर्जी हो गई। अब इंटरेक्शन कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना है। एक की वजह से पोटेंशियल लिखो दूसरे चार्ज पर और दूसरे चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। सो मैं इसकी वजह से यहां पोटेंशियल लिख रहा हूं इस पॉइंट पर, तो कितना होगा KQ by 4R। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस शेल, इनर शेल ऑन द पॉइंट्स ऑफ द आउटर शेल, और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 2Q से। This is how you will write down the potential interaction potential energy। आप उल्टा भी कर सकते थे और आंसर सेम आना चाहिए। इसकी वजह से यहां पोटेंशियल लिखो इनटू इसका चार्ज, आंसर सेम आना चाहिए, अदरवाइज देयर इज सम मिस्टेक इन आवर फंडामेंटल्स। ये चेक कर लो। तो 3 ही टर्म रहेंगे, 2 बार मत लिख देना, इसकी वजह से यहाँ पे फिर इनका चार्ज, फिर इसकी वजह से यहाँ पे इसका चार्ज, ये 2 बार हो गए। इंटरेक्शन में याद करो पेयर को एक ही बार लिया जाता है, तो ये एक पेयर बना रहा है, ये दोनों चार्जेस, एक बार इसकी इंटरेक्शन एनर्जी लिखोगे। एक की वजह से पोटेंशियल, दूसरे का चार्ज। आया समझ में ये? एक की वजह से पोटेंशियल, दूसरे का चार्ज। सो अगर मैंने उल्टा सॉल्व कर रहा होता तो क्या आंसर आता? इसकी वजह से अंदर कितना पोटेंशियल आएगा, जितना खुद अपनी वजह से अपने ऊपर है इसका, उतना ही रहेगा अंदर भी। सो K into 2Q divided by 4R रहेगा। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू आउटर शेल ऑन द इनर शेल, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे अंदर वाले चार्ज से, Q से। ये दोनों टर्म सेम होंगे, बट आपको या तो ये लिखना है, मतलब या तो इसकी वजह से ऐसे या फिर उसकी वजह से ऐसे, तो दोनों सेम ही आएंगे। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर, दिस इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये जो स्मॉल q चार्ज है r रेडियस पे, इसकी वजह से 4r डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा, ये क्वेश्चन। अब हमने 4r पे ही हर जगह यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 2q, तो पहले आप पोटेंशियल लिखोगे इसकी वजह से, it will be KQ upon 4R। इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल KQ by 4R। मल्टीप्लाइड बाय यहां पर जितना भी चार्ज रखा आपने। अब क्योंकि हर जगह पोटेंशियल वही है, सेम है, तो ठीक है, सारा का सारा चार्ज सेम पोटेंशियल पे आया है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। So interaction energy, U interaction will be Q1 and V2, ऐसे करके लिख सकते हो आप। V2 क्या है लेकिन, what is V2? This is the voltage due to second charge on Q1, potential due to second charge on 1। डिफाइन करके लिख लो इसको चाहे तो। Due to second charge on first charge। U इंटरेक्शन अगर लिखना है मुझे, तो एक चार्ज पकड़ना है और दूसरे वाले चार्ज की वजह से Q1 के ऊपर पोटेंशियल लिखना है। That will give you the इंटरेक्शन एनर्जी। 2 पॉइंट चार्ज का भी जब हमने लिखा था, तुमने डायरेक्ट निकाल लिया था कि यहाँ चलो ये होता है, डेफिनेशन से निकाल देते थे, बट अल्टीमेटली ये भी तो वही चीज है।
तो ये Q1 हो गया, Q2 हो गया। आप Q1 की वजह से यहां पर पोटेंशियल लिख रहे हो जिसका वैल्यू Q1/R होगा, मल्टीप्लाइड बाय वाला चार्ज कर दो। तो वही काम हम यहाँ पे इन जनरल यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, सेल्फ में क्या होता था? सेल्फ में उसका खुद ही का पोटेंशियल रहेगा और खुद ही चार्ज है वो खुद, तो इसलिए ये 1/2 आते हैं इसमें आंसर। तो जब आप चार्ज को इकट्ठा कर रहे थे यहाँ पर इसमें, व्हेन यू आर एक्यूमुलेटिंग द चार्ज, तो सारा का सारा चार्ज सेम पोटेंशियल पे नहीं आया। इनिशियली जो चार्ज आया होगा वो 0 पोटेंशियल, उसको कोई वर्क नहीं करना पड़ा, आप ऐसे उठा के रख दोगे। बाकी जो चार्जेस आएंगे फिर उसको रिपेल करना शुरू कर देंगे वो, तो बाकी जो जैसे जैसे फर्दर चार्ज आते रहेंगे ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो शुरू वाले चार्जेस को बहुत कम वर्क डन करना पड़ा, बाद वाले चार्जेस को थोड़ा ज्यादा करना पड़ा, तो ये 1/2 टाइप की चीज उसमें आ जाती है फाइनली, ये जो आ रही है। इसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी डिफरेंट है उससे। यहाँ पर जो सारा चार्ज आ रहा है वो डिफरेंट रेडियस पे भी आ रहा है और अलग अलग पोटेंशियल पे भी आ रहा है, तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना, तो आपका सेल्फ एनर्जी आ गया। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, ये पोटेंशियल भी खुद ही इसी चार्ज की वजह से, और वो खुद चार्ज वहीं पे बैठा हुआ है, तो सेल्फ एनर्जी है। बट यहाँ पर ये जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं सारे, उनकी इंटरेक्शन से मिलकर बना हुआ है। इसको एक सिस्टम मान लिया तो उसकी सेल्फ एनर्जी है, बट अगर आप इसको अलग अलग बहुत छोटे छोटे DQ चार्जेस से मिलकर बना हुआ मानो, तो उन सभी DQ चार्जेस का इंटरेक्शन एनर्जी है एक तरीके से। बट कोई जनरली अगर बात करें ना कि सेल्फ एनर्जी क्या होता है, इंटरेक्शन एनर्जी क्या होता है, तो दो अलग अलग अगर चार्ज सिस्टम है उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। इसकी खुद अपनी एक सेल्फ एनर्जी होगी, इसकी खुद अपनी दूसरी सेल्फ एनर्जी होगी। थोड़ा ये रहता है इसमें फंडे। बाकी एग्जांपल इसमें और भी सारे हैं, अभी क्लास खत्म होते ही मैं शेयर करूंगा, एक तो मैं असाइनमेंट दे दूंगा, उसमें से कर लेंगे क्वेश्चंस। और देखो एक क्वेश्चन मुझे अच्छा याद आ रहा है अभी, देखो ये बढ़िया सा, कि शेल और उसके बीच में एक चार्ज, बीच में क्यों, सेंटर है तो यहाँ कोई चार्ज नहीं, इस पर Q चार्ज है, रेडियस R है, दिस इज द सेंटर, चार्ज यहां रखा है स्मॉल q, एंड यू हैव टू कंसिडर कि चार्ज भले हमने यहां रख दिया, स्टिल देयर इज अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। टेल मी द इंटरेक्शन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सर ये क्या मतलब Q सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है या पूरा? हाँ, सरफेस शेल है, सरफेस पे है बट यूनिफॉर्म है, ठीक है। और चार्ज जो है वो सेंटर से शिफ्टेड है, एंड द शिफ्ट इज आल्सो गिवन टू यू, लेट्स से R/2 गिवन है आपको, R/2 पे रखा हुआ है। इस सिस्टम का एनर्जी सोच के बताओ। सर बोल दो। सर K कैपिटल Q स्मॉल q बाय R। ओके, K कैपिटल Q स्मॉल q बाय कैपिटल R प्लस KQ स्क्वायर K कैपिटल Q बाय 2R। यस। तो यहाँ पर सेल्फ एनर्जी वैसे इसका भी आना चाहिए था और इसका भी आना चाहिए था, बट इसका सेल्फ एनर्जी है मालूम है हमारे, लिख नहीं पाएंगे हम इसको। मतलब अगर वैसे सोचो तो इसकी इनफाइनाइट सेल्फ एनर्जी होगी। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? पॉइंट चार्ज अगर Q है पॉइंट चार्ज, तो इसका मतलब ये हुआ आपने फाइनाइट चार्ज लिया और उसको बहुत ही छोटी सी जगह में क्रैम्प करके रख दिया, एकदम बहुत छोटा सा बना दिया। फाइनाइट चार्ज उठाया आपने और उस Q चार्ज उठाया और उसको एक बहुत पतली सी जगह में एक पॉइंट में ही उसको पूरा घुसा दिया, तो ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर मोर एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी। जितना आप उसको कंप्रेस करते चले होगे उतना ज्यादा एनर्जी चाहिए, बिकॉज वो चार्ज आपस में रिपेल कर रहा होगा सब। तो वो छोटी सी जगह में उसको लगा दोगे
तो एक्चुअली थ्योरेटिकली सोचा जाए तो यू नीड इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अगर आपका नॉर्मल ये जो हम क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, जिसमें हम ये नहीं मानते कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या वैसे करके बना हुआ है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं जनरली, कंटिन्यूअस मतलब चार्ज, तो उन केसेस में इसका नॉट डिफाइंड ही आंसर है वैसे, बट नॉट डिफाइंड के साथ आप कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। तो हम ये मान के चल लेंगे जितने भी पॉइंट चार्जेस हैं वो पहले से एग्जिस्ट करते हैं हमारे लिए और सबका जीरो है, तो ठीक है, तो जीरो ही है मतलब इसका अभी हम जो यूज करेंगे। बाकी आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए, ये शेल है, शेल में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका होता है KQ²/2R। और उसके बाद इंट्रैक्शन कैसे सोचना है, देखो इंट्रैक्शन में दो तरीके सोचने के, या तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से हर जगह यहां पर पोटेंशियल लिखो, जो कि जिसमें मुसीबत आ जाएगी। मुसीबत क्या आएगी, या सारे डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, तो वाला तरीका नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा क्या है, कैपिटल Q की वजह से यहां पोटेंशियल लिखो, which is easy because it is a uniform because it is uniform। वो वैल्यू कितनी होगी, KQ/R, अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है, बस इनटू स्मॉल q। और अपनी मर्जी से ना आप उसको कुछ और, जैसे क्या है देखो, मुझे मान लीजिए बाकी जा सकते हैं, हाँ बाकी चले जाए, मतलब मैं जा सकता कैसे, हूँ। हाँ जा सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो जा सकते हो, इफ यू डोंट हैव डाउट गो। ओके, तो शेल थ्योरम में क्या था कि, हाँ तो ऐसा नहीं है कि शेल थ्योरम की वजह से ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स आइडेंटिकल टू अ पॉइंट चार्ज की सेंटर पर रख दो, आइडेंटिकल तो नहीं बनता इसको, ठीक है, इट इज नॉट आइडेंटिकल, it will create a similar effect for the points which are outside the shell। यहां वाले पॉइंट्स के लिए सिमिलर इफेक्ट रहता है एज इफ ये वाला सारा का सारा चार्ज सेंटर पे, लेकिन स्टिल ये वाला रीजन है ना जो डिफरेंट है, इस ये वाला पॉइंट चार्ज तो यहां भी फील्ड बनाएगा और बाहर ही बनाएगा, हर जगह बनाएगा, ये जबकि ये वाला क्या कर रहा है, इस वाले रीजन में कोई फील्ड नहीं बना रहा, बाहर बना रहा है बस। सो डोंट कंसिडर कि ये दोनों आइडेंटिकल है। सो आप कब कब यूज कर सकते हो ये सोचो, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है शेल पर, एक दूसरा एक और मैंने यहां पर बॉडी ले लिया, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी एक स्फीयर है। आप इन, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बाहर रखे हुए हैं ऐसे, तो आप इनमें यू कैन अप्लाई शेल थ्योरम लगा के कि भी अच्छा ये चार्ज यहां रखा हुआ है, ये चार्ज यहां रखा हुआ है, तो दोनों का आपने फोर्स निकाल लिया, दोनों का आपने फोर्स यहां पर आप निकाल सकते हो। लेकिन जब आप ऐसी बात करो कि भाई एक यहां रखा हुआ है, एक उसके अंदर रखा हुआ है, तो ये Q1 है, ये Q2 है, इसके बीच में इंटरेक्शन एनर्जी या फिर सेल्फ एनर्जी निकालना है, तो दिस इज नॉट इक्वलेंट टू, आप इसको इक्वलेंट नहीं मान सकते दैट इन्हीं के सेंटर पे दोनों चार्ज लेके आ गए, Q1 भी और Q2, ये चीज इक्वलेंट नहीं है, बिल्कुल इक्वलेंट नहीं है। इसको बनाने में आपको इनडिफाइंड एनर्जी लगेगा, जो मैंने अभी बताया था ना, इनडिफाइंड या जीरो मान लेते हैं, इसमें फाइनाइट वैल्यू आएगी, इसमें आपको सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, जिसका वैल्यू निकाल सकते हो आप। So these two are not same in every way। एक रीजन है, मतलब कि जैसे ये मान लीजिए इनसाइड वाला A है, आउटसाइड वाला B है, तो यहाँ पर भी B ले लो, A B रीजन, तो B के बाहर बाहर इसका बिहेवियर और इसका बिहेवियर आइडेंटिकल होगा, बट अंदर डिफरेंट, ठीक है।